5 साल पहले आपसे वोट मांगने आया था, उसने अभी बकरी में एक घटिया निर्माण किया हॉस्पिटल में, कहा था मैं यहाँ विधानसभा का यहाँ का बाप हूं मैं यहाँ का। जो कार्यकर्ता कांग्रेस के वोट मांगने आते हैं तब पांव छू के कहते हैं कि मैं ये आपका बेटा हूं, और जीतने के बाद में कहते हैं कि मैं आपका बाप हूं। इन्होंने 5 साल में आपकी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं की। आज भी अभी आपके सामने थी, 1-1.5 घंटे से बिजली आप लोगों को यहां नहीं थी। बिजली से पूरे ग्रामीण जन त्रस्त हैं, आप लोग सब त्रस्त हो। बिजली की भारी समस्या से 4.5 साल 5 साल हमने निकाले हैं। तो साथियों, जो सरकार झूठ के पुलिंदे पे आके घोषणा करती है और 5 साल में उसका कोई निराकरण नहीं करती, उस सरकार के बारे में आपको चिंता करनी होगी। अभी फिर ये रेवड़ियां बांट रही है, ये घटिया मसाला, घटिया फोन जो चार्ज होने पे ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी सरकार के बारे में विचार हमें जरूर करना होगा। क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो गया है, आपकी बिजली पानी की कोई सुनवाई नहीं है। जब अपनी भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब आपकी जो भी समस्या थी, चाहे आपके रात के 11-12 बजे पे फोन आता था तो मैं उसको उठा के वापस आपको बताता था कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज ये काका भतीजे का जो टैक्स लगा हुआ है, काका भतीजे का टैक्स देने पे यहाँ परबतसर विधानसभा में काम होता है, इसके छुटकारा पाना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया है। आज मोदी जी ने चंद्रमा पे यान भेज के और हमारे देश का नाम किया है। G20 के देख के पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की है। G20 से G21 कर दिया है। तो मेरा साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि समय के आप लोगों को समय की देरी की वजह से काफी बर्दाश्त करना पड़ा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कुशासन के खिलाफ में अब हमें जागृत होकर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा आप लोगों के सुख दुख और विकास में साथ रही है, उसका साथ देके विकास की ओर पुनः आना है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, चाहे वाजपेयी जी की हो, चाहे भैरव सिंह जी की हो, चाहे वसुंधरा जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, उन सरकार में विकास हुआ है। और आज जलदायी मंत्री गजेंद्र सिंह जी घर घर पानी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार ने उसको अवरुद्ध कर रखा है। ये सरकार उस बजट को काम में नहीं ले रही है। आपकी कई जगह टंकियों की शिकायत है, लाइनों की शिकायत है, पानी भी समय पर नहीं आ रहा है। ये सरकार यही कर सकती है। आने वाली सरकार में माननीय गजेंद्र सिंह जी उसका समाधान करेंगे। मेरा निवेदन है कि हम विकास का साथ जुड़े, भाजपा में जो आपका विश्वास है उसको कायम रखते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी जनसंख्या में जन आशीर्वाद देने आप इस परिवर्तन यात्रा में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद। लीजिए एक बार किनफिरिया साहब को विश्वास दिलाते हुए मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मैं कहूंगा मान सिंह तुम आगे बढ़ो, आप कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब को। आप पधारें और सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब। सब लोग ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ से कि जानूडी मिल गिरे गाऊंगा। देखो, बढ़िया भाषण तो गजेंद्र सिंह जी करेंगे। गर्मी खूब है और आप लोग भी बहुत देर से बैठे हो, पर इतनी बड़ी पर्वत सी संख्या देख के मन में एक ही विचार आया कि परबतसर की जाबाज जनता जब पर्वत की तरह खड़ी हो गई तो बीजेपी की जीत भी परबतसर से लेकर राजस्थान तक पर्वत जैसी होगी। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि गजेंद्र सिंह जी कई बात अपने को बताएंगे। मुझे तो कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, लेकिन ये
मत समझना कि ये अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। इसमें किसी को कोई पैसा टका नहीं मिलने वाला है, न मोटरसाइकिल निकलेगी। आपने कभी अस्पताल में मरीजों के पैर चूहे से कुतरते हुए देखे, सुने हैं क्या? सुने हैं? किसके राज में? कोई नवजात बच्चा पैदा हो जाए और उसको कुत्ता नोच के खा जाए, किसके राज में? थाने में थानेदार की गाड़ी के टायर चोर ले जाएं, किसके राज में? दाईं टांग की जगह बाईं टांग का ऑपरेशन हो जाए, किसके राज में? बिजली चली जाए, पानी मिले नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सत्यानाश जाए ऐसी सरकार का। कौन सी सरकार लानी है? जनधन का खाता कौन खोलता है? कौन खोलते हैं? मोदी जी। मोदी जी खोलते हैं। मकान कौन देते हैं? किसानों का कर्जा माफ कौन करता है? जनधन के खाते मोदी जी खोले, सुकन्या समृद्धि के खाते कौन खोलता है? ये गजेंद्र सिंह जी घर घर नल पहुंचाने का काम करते हैं। जल जीवन मिशन कौन लागू करता है? कोरोना में फ्री टीके कौन लगाता? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कौन देता? तो आपकी बात से मुझे समझ में आ गई, बचेड़ा तो समझते ही हो आप, समझते हो भ्रष्टाचार कौन करता है। अभी अरुण सिंह जी कह रहे थे कि सचिवालय में सोना मिल गया, रुपए मिल गए। अब गरीब के घर के बच्चे के तो पार्ले जी का बिस्किट नहीं और अशोक जी के बगल में सोना मिल जाए, इसी को तो जादूगर कहते हैं। तो क्या करना है? क्या करना है? सही जवाब दो, क्या करना है? बचीड़ा मारना है कि नहीं? और इन चोरों से पीछा छुड़ाना है कि नहीं? तो मारो भचीड़ो जोराशु, नारा पूरा करो तभी तो हिलेगा वो। मारो भचीड़ो जोराशु। देखो भाई, थोड़ी आवाज में दम होना चाहिए। मारो भचीड़ो जोराशु, पीछो छूटे चोरासू। मारो भचीड़ो जोराशु, पीछो छूटे चोरासू। आज की सभा का संदेश तो यही है कि बचीड़ा मारना और चोरों से पीछा छुड़ाना है। और दूसरा संदेश यह है, अभी मान सिंह जी अपने भाषण में कह रहे थे, गजेंद्र सिंह जी और बता देंगे, अपन तो चांद को यूं देखते थे और मोदी जी भले आदमी ने तिरंगा चांद पे ही टिका दिया। बढ़िया काम किया कि नहीं किया? तो जो भारत के तिरंगे की शान को चंद्रमा पे फहरा सकता है, अपन राम राम करते हैं। इन कांग्रेसियों का तो कभी का ही राम निकल गया था। राम के मंदिर की महिमा का गुणगान करने वाला कोई भाई का लाल है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुझे अच्छे से पता है इस पर्वत की धरती पर शूरवीर पैदा होते हैं जो सेना में जाके देश की आन बान शान की रक्षा करते हैं, तिरंगे का मान करते हैं। तिरंगे का मान किसने किया? किसने किया तिरंगे का मान? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जिंदगी चली जाए 370 खत्म करेंगे और कश्मीर में आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर बताएंगे। तो मोदी जी को लाना कि नहीं लाना? मोदी जी को लाने का क्या फार्मूला है? मोदी जी को लाने का फार्मूला क्या है? पर्वत सर से लेकर डूंगरपुर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए। इसलिए पर्वत सरी का बहुमत मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों को इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन छोटे से किस्से के साथ अपनी बात खत्म करूंगा।
क्योंकि 10 बजने वाले और 10 बजने के बाद हाईकोर्ट ने मना कर रखा है कि भाषण नहीं देना है। अपने तो घर में जाने के बाद घरवाली भी नहीं सुनेगी फिर कि भाई 10 बजे बाद पाबंदी है, बंद कर दे रहा भाषण। अब 10 बजे से पहले पहले ये स्कोप नेताओं के लिए भी। तो एक बार ऐसे जलसा चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, अच्छे अच्छे भाषण हो रहे थे। जब धीरे धीरे नेताओं को मजा आता ना, कवि और नेताओं में एक समानता, माइक मिल जाए तो जल्दी छोड़ते नहीं। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ। जब 1 घंटा हुआ तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़ा हुआ। तो नेताजी का कलेजा धड़का इतनी देर, तो बोले ठीक, तालियां वालियां बज रही थी, माहौल ठीक था, अब कुछ गड़बड़ दिखती है। फिर नेताजी ने उस लठवाड़े से पूछा, भाई बात क्या है? तो लठवाड़े ने इधर उधर देख के कहा, नेताजी तू तेरा भाषण दिए जा, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। मुझे गजेंद्र सिंह जी ऑडिट ने बुलाया, जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई बदला निकालना तो इन्हीं से निकाल लेना। तो आप सब लोगों को खूब खूब धन्यवाद, खूब शुभकामनाएं। और मेरी बात को याद रखना कि पर्वतसर का कमल शान से, इज्जत से, स्वाभिमान से खिलना चाहिए। राजस्थान में कमल खिलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, और इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए जो अब तक हिंदुस्तानी थे, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। मैं देखो बड़े कई देर तक हाल है कथा फटी, मैं खुद ही उबो हो जाऊं। हाँ तकलीफ में दूं भाई, मंठा है नंबर मारो है, 1 नंबर बीच में है साहब। अब बीच में रहूं तो थे भाई। अब तो मैं उबो हो गयो, यहाँ पर बैठूं भी कौन। बोलो भारत माता की। हमारे नहीं जची, आज है हमारे नहीं जची पर्वतसर में। मन देखन तो भाई पर्वतसर में किरे किरे घर लाड करे, जिन्हें वो पक्को भरोसा है कि शाम राम आत न घरे जाओ रात रा, वो तो आदि जाओ जिते जाओ जिते, पर घर रोटियां दे, वो जिन्हें पक्को भरोसा है वे 2 ही हाथ उबा करो, जिन्हें कच्चो वे वो एक ही कर जो भाई। हो मैं देखो लारे टेट लारे थे, कई तो घर वाला ने राजी करने वास्ते उबा कर लिया। अब मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की। ए मन चाला एक ही कोनी उबा करे, आंठा है कि माने आज रोटी मिलनी मुश्किल है, मान जी ने भी कौन मिले। देखो भाई एक बात मैं जानू, सतीश जी अबार कहता कि पर्वत सी भीड़ इकट्ठी हुई। भाई मान सिंह साहब नागौर में भीड़ क्यों इकट्ठी वे? कह तो भीड़ बेड़ी वे जब मन में कोई हूस वे जद वे तो राजी वे आप के तो करनो, और क्या भीड़ बेड़ी वे कोई मन में दोहराई वे। तो नागौर में तो भीड़ कहीं है कि रड़क काटने वास्ते बेड़ी होया करे, मारी तो आपन तो रड़क काटने ने बेड़ा हो। कांग्रेस ने रड़क काटनी है कि नहीं काटनी है? पूरी जोरों बोलो, काटनी है कि नहीं काटनी है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के चारों कोनों से एक साथ राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के आक्रोश को परिवर्तन के संकल्प में परिवर्तित करने के लिए रथ लेकर के घूम रही इन यात्राओं के आज पर्वतसर के इस स्वागत सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और छात्र राजनीति की समय से मेरे बड़े भाई रहे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष, परिवार के मुखिया मेरे नाम राशि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग, आदरणीय जगबीर छाबा साहब, आदरणीय विजेंद्र पूनिया जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस यात्रा का प्रभार लेकर के साथ चलने वाले सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु,
इस विशाल सभा को आयोजित करने वाले इस पर्वत सर का दिल जिसके लिए धड़कता है, ऐसे आदरणीय मान सिंह जी केनसरिया साहब, और इस विशाल संख्या में यहां उपस्थित आए सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस मातृशक्ति का जो लगभग आधी रात होने को आई है और इतनी बड़ी संख्या में आज यहां भारतीय जनता पार्टी को संबल देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, परिवर्तन के इस यज्ञ में अपना भी योगदान और अपने योगदान की समिधा देने के लिए यहां उपस्थित हैं मेरे सारे, हमारे काणजारी कोर, सारा युवा साथी, पत्रकार मित्रों। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और इस यात्रा के प्रणेता आदरणीय सीपी जोशी जी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, देश में दो तरह की सरकारें काम चल रही और आज हमको फर्क यहां महसूस करना पड़ेगा कि किन दो तरह की सरकारें काम करती। एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारत की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जो पार्टी का विजन, पार्टी का दर्शन है, उस दर्शन के साथ में गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम करती है। गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए काम करती है। पिछले 9.5 साल में जिसने जो योजनाएं लागू की, उन योजनाओं के माध्यम से देश के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का पुण्य अर्जित करने वाली सरकार काम कर। मैं योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा आज नहीं कर पाऊंगा, उन वास्ते तो मान जी एक दिन अट जागरण राख दीजिए। आप जागरण करा, हनुमान जी रो, बालाजी रो करा, माता जी रो करा, कोई जागरण करा, कदे कदे रामदेव जी रो भी करा। हमारा आने वाला है 20 दसम रे बीच में जागरण करा जो ना अपन कहीं कहीं चाहिए भाई, भजनी चाहिए 5-6 रात जगह जब वहां पेटी बाजो चाहिए, एक ढोलक चाहिए, एक नगारा बजाने वाला चाहिए, 4-5 झिंझिया बजाने वाला चाहिए, 2-4 मंजीरा बजाने वाला चाहिए, 3-4 हुंकारा चाहिए, एक वो मोटोड़ो बाजो चाहिए, मैंने कहीं क्या मैंने ठा नहीं कहीं क्या ऑर्गन, एक वो 2 डंडियां टप 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 बजाए वो भी चाहिए। जब जा रहा पर रात 10 बजे जागरण शुरू करा, सुबह 6 बजे खत्म हुआ। सुबह ओम जय जगदीश अरे 6 बजे करा कि नहीं करा? बोलो भाई करा कि नहीं करा? लेकिन जागरण आजकल सामान्य थे। मैं तो क्योंकि अब राजनीति में हूं, वोट पक्का करने वास्ते दिन में फिर रात जागरण नाम जावा भाई, हाथ जोड़ी करा मारे भाई जागरण में आ गया था, देख हाजिरी लगाओ। जागरण में मैं अमूमन देखूं कोई मारे छाबा साहब जरा बुजुर्ग आदमी बहन जाने घरे नींद नहीं आवे, कोई जोगेश्वर जी जड़ा रे ए रात उठे बैठा रहे, बाकी सब रात टाबर तो घरे जा सो जाए, 12 बजे तक निट कोई बैठा रहे, पचे तो कोई नहीं ला दे उठे। लेकिन मान सिंह साहब एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, एक दिन यहां आप मोदी जी के योजनाओं का जागरण रख लीजिएगा। न पेटी बाजा चाहिएगा, न भजन गाने वाले चाहिएंगे, न माइक न बेटी बाजा चाहिएगा, न ढोलक चाहिएगी, न नगारा चाहिएगा, न झींझा चाहिएगा, न मंजीरा चाहिएगा, न ऑर्गन चाहिएगा, न कोई और वाद्य यंत्र चाहिएगा। एक माइक लगा दीजिएगा। जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि रात भर आपको जागरण करूंगा, रात भर अकेला, और उसमें मेरा कोई किसी तरह का अभिमान नहीं है। मोदी जी के जागरण में एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं और कहता हूं, 8 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक का जो उस जागरण में आ गया, वो रात को पलक नहीं झपका सकेगा, वहां से उठ करके जा नहीं सकेगा। और केवल इतना नहीं है, मोदी जी की योजनाओं के उस जागरण में रात को जो घर पे सो रहे होंगे ना भाई साहब अपनी पत्नी के साथ में, वो भी उठ करके बैठ जाएंगे और छत पर डागला माथे बैठ रहे भी जागरण ने सुनी रात, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने के लिए और देश का सम्मान बढ़ा करके उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया।
गरीब को घर मिले, गरीब को गैस का चूल्हा मिले, और घर में बिजली हो, और घर में शौचालय हो, और घर में बैंक का खाता मिले। हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे, वहां से लेकर के हिंदुस्तान चांद पर पहुंचे, वहां तक देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में निर्भय होकर के देश की रक्षा करने का, कि देश की रक्षा के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सीमाओं के रक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प के साथ में काम किया। पिछला 10 साल, उससे पहले 2004 से लेकर के 14 तक, और उससे पहले भी देश में 71 की लड़ाई के बाद में हमेशा ही यहां देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। अभी सतीश जी कह रहे थे कि इस पर्वतसर का बेटा जो है, कोई ऐसा गांव नहीं होगा पर्वतसर में जिस गांव के बाहर एक शहीद की मूर्ति, जिसके बाहर सामने से निकलते ही श्रद्धा के साथ सैल्यूट करने का मन होता है, ऐसी मूर्ति हर जाति समाज के व्यक्ति की नहीं लगी होगी। जिसने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जिसने इस देश में कश्मीर देश का अभिन्न अंग बना रहे, उसके लिए अपना खून उस कश्मीर की घाटी में जाकर के नहीं बहाया हो, या आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने आप को देश के लिए कुर्बान नहीं किया होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें ऐसा कोई शहीद नहीं हुआ होगा। कितनी घटनाएं होती, कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, कभी गांधी बम ब्लास्ट होते थे, कभी बंबई में हमारी आर्थिक राजधानी पर हमला होता था, कभी हैदराबाद में जाकर के हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की राजधानी है उस पर जाकर के हमला होता था। देश में अस्थिरता बढ़ाने के लिए और देश में शांति व्यवस्था को तोड़ने के लिए, ताकि भारत प्रगति न कर सके, अपरोक्ष रूप से नित्य प्रतिदिन भारत के ऊपर हमला किया जाता। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी, पहली बार हुआ उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, और दूसरी बार हवाई जहाज भेज और बचीड़ बुलाए। आज तक वापस किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखे। और वो जो संदेश माननीय मोदी जी ने दिया कि भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाला हर षड्यंत्र, चाहे वो भारत की धरती से हो रहा है या भारत की धरती के बाहर दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से हो रहा है, अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और याद है कि नहीं 2018 का 19 का वो दिन, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में हमारा एक बेटा विंग कमांडर अभिनंदन उधर रह गया था, एक टेलीफोन करके आंख दिखाई थी, रातों रात अभिनंदन वापस आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? वो भारत के स्वाभिमान और सम्मान की जीत थी। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो देश के बड़े बड़े पिछले इतने वर्षों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान करती है। 450 साल से भारत के लोग संघर्ष कर रहे थे कि भारत की अस्मिता का प्रतीक, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक, भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर उस अयोध्या में बनना चाहिए। और आपके मेरे सबके पूर्वजों ने, सब जाति समाज के लोगों ने बलिदान किए होंगे, अपना खून बहाया होगा इस लक्ष्य को लेकर के कि देश में देश के स्वाभिमान का प्रतीक राम जी का मंदिर वहां बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तमाम विरोध किए, राम के अस्तित्व को नकारने का पाप किया, कहा राम हुआ नहीं था, कथाओं में लिख दिया गया, राम सेतु था नहीं, हनुमान जी हुए नहीं। जिसने राम और हनुमान को नकारा उसको जनता ने नकार दिया। 55 साल तक राज करने वाले अब लोकसभा में 55 भी नहीं बचे। माननीय मोदी जी ने राम जी का मंदिर बनाने का काम किया। और मैं आज आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि आप लोगों ने भागीरथ के बराबर पुण्य अर्जित किया। भागीरथ जी की कथा में आता है कि भागीरथ ने इतने सालों तक तपस्या की, इतने दशकों तक तपस्या की, ताकि अपने पूर्वजों को तार सके, अपनी पीढ़ियों को तार सके। तब जाकर के गंगा जी जो है वो स्वर्ग से उतर करके इस धरती पर आई थी। और 450 साल तक हिंदुस्तान के जिन लोगों ने भगवान राम का मंदिर बने, अयोध्या जी में बने, इसके लिए बलिदान किया, कुर्बानी दी। आजादी के बाद में जिन लोगों ने संघर्ष किया और कुर्बानी दी,
उन लोगों को तारने का काम आपने एक सही जगह पर वोट मोदी जी को देकर के कर दिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं आप सबके श्री चरणों में। आपने एक वोट सही दिया, राम जी का मंदिर बन गया। दूसरा वोट आपने सही दिया, अभी सतीश जी कह रहे थे 370 की धारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। भारत जिस दिन आजाद हुआ था तब से लेकर के यह कलंक भारत के माथे पर था कि भारत में एक ही देश में दो तरह के विधान और दो तरह के निशान थे, दो प्रधान काम करते थे। आतंकवादी नित्य प्रतिदिन उन सब के साए में घटनाएं करते थे। मुझे याद आता है आप सबके आशीर्वाद से मैं दिल्ली की सरकार का हिस्सा था, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनकी प्रेरणा से अमित शाह जी बिल लेकर के आ रहे थे। राज्यसभा में जब चर्चा शुरू हुई, आतंकवादियों ने कहा कि कश्मीर के 370 से छेड़छाड़ की तो हिंदुस्तान आग की लपटों में जल जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने कहा, वो यासिन मलिक साहब ने कहा, यासिन मलिक कह रहे थे कि हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान में 370 से छेड़छाड़ की तो कश्मीर की घाटी हम गोलियों से छलनी कर देंगे। महबूबा मुफ्ती सईद ने कहा कि अगर कश्मीर की 370 से छेड़छाड़ की तो हम कश्मीर का दरवाजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? ये नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत में एक भी गोली चलाए बिना, कश्मीर में एक भी गोली चलाए बिना इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए भारत के माथे से पहुंच करके फेंक देने का काम आपके एक वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, देश के इतने बड़े बड़े विषयों का समाधान करके देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? उस नरेंद्र मोदी जी को जिसका गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए अमेरिका के लोग वीजा नहीं देते थे, आजकल ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे कुर्सी छोड़ करके आकर के हस्ताक्षर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आपका सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग मोदी जी को जब अपना बॉस कहते हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों का 56 इंच का सीना होता है कि नहीं होता है? एक तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के संकल्प के साथ में काम किया, और दूसरी तरफ ये काका भतीजा की टैक्स की सरकार। भाई मैं एक बात पूछूं थाने कि कोई बेटो बन आ जावे आवे अपन कहने घर में आवे रेवे और પછી बेटा हूं बाप बन जावे बार मान सिंह जी कहता तो नागौर वाला वीरो कहीं इलाज करे भी कहीं इलाज करे ये मुर्दो बचीड़ बोलिया करे जोर बताओ कहीं बुलावे। ये भ्रष्टाचारियों की नकारा और निकम्मा सरकार जिसने राजस्थान को कलंकित करने का पाप किया, यह सरकार जिसने भय भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति इस राजस्थान में की, किसान के साथ अन्याय हुआ, किसान की जमीन नीलाम हुई, इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मुझे पिछले 1 महीने में पार्टी के आशीर्वाद से पार्टी ने राजस्थान भर में प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैंने राजस्थान के हर मीटिंग में जाकर के पूछा, आपसे भी पूछता हूं, आपका कर्जा माफ हुआ क्या? हाथ उठा करके बताइए कर्जा माफ हुआ क्या? ये कैमरे वाले पीछे घुमा करके बताओ कर्जा माफ हुआ क्या? किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद में 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई और राजस्थान में 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के 2,000 किसानों की हत्या का जवाब इस हत्यारी सरकार से लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? और उससे आगे बढ़ करके भी खाद में कालाबाजारी राजस्थान में हुई, किसान को फसल खराबे का मुआवजा पिछले 2 साल से पूरे राजस्थान में नहीं मिल रहा है। अनुदान की राशि राजस्थान में 13,500 रुपए जो मिलती है वो आधी अधूरी जगह मिल रही है। और उसके बाद में अब की बार तो राम भी रूस गया और जो है राज भी रूस गया। अगस्त के महीने में बरसात नहीं हुई, 87 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा। जो बरसात पर खेती करता उस किसान के आंख में आंसू थे, लेकिन नागौर जिले का किसान जो ट्यूबवेल से खेती करता है अब की बार उसके आंख से खून के आंसू टपक रहे हैं, खून के आंसू। यह सरकार
जिसने एक बार कर्ज माफी के नाम पर धोखा किया, उसने दूसरी बार आपके बिजली फ्री देने के नाम पर धोखा किया कि नहीं किया? आपके खेत में बिजली आई कि नहीं आई? हाथ खड़े करके बताओ कि बिजली नहीं आई। और बिजली के नहीं आने के कारण से आपकी फसल जली कि नहीं जली? पूरे राजस्थान के किसान की फसल जल गई है। और उसके ऊपर कोड में खाज एक और है कि आज जब राजस्थान में गिरदावरी करने का टाइम है, क्रॉप कटिंग करके एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके किसान को रबा मोदी जी का किस फसल बीमा का मुआवजा मिले, इसको सुनिश्चित करने का समय है। तब राजस्थान के सारे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं कि नहीं है? पटवारी हड़ताल पर, गिरदावर हड़ताल पर, और ये सारे के सारे हड़ताल पर जा रहे हैं। किसान को जो है एक बार फिर कर्जे और मौत के रास्ते पर उतारने का पाप अशोक गहलोत सरकार कर रही। युवाओं के साथ में भी इसी तरह का छलावा हुआ। 3,500 रुपए मुआवजा देंगे। मुआवजा तो मिला नहीं, उल्टा उनके भविष्य को अंधकार में किया। और किसान के बेटे को, जो किसान पेट काट कर करके अपने बेटे को पढ़ाता है, स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ाता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के बाद में उसको जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, बाद में कोचिंग क्लास में पढ़ाता है, बच्चा भी रात दिन जाग करके पढ़ता है, और जब परीक्षा देकर के वापस आता है तब क्या समाचार आता है कि पेपर आउट हो गया। एक बार पेपर आउट हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जांच कराएंगे। दूसरी बार पेपर आउट हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा तो होता ही रहता है। तीसरी बार पेपर आउट हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा इसमें कोई कर्मचारी, अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं है, सर्टिफिकेट दे दिया सबको। चौथी बार पेपर लीक हुआ तो कहा 10 साल पहले यूपीएससी में एक बार लीक हुआ था। अरे भाई तुम्हारी सरकार थी उस समय तो। पांचवी बार पेपर लीक हुआ तो कहा एक बार गुजरात में लीक हुआ था। छठी बार लीक हुआ तो कहा 5-7 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ था। भैया उत्तर प्रदेश में और गुजरात में वहां की जनता ने थोड़ी, राजस्थान की जनता ने अपने हितों की चौकीदारी करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है, या बात जादूगरी से जो है बाता में बिलमाउन वास्ते धन मुख्यमंत्री बनाया? अशोक गहलोत साहब 16 पेपर लीक तक ये कहते रहे कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित नहीं है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने पूरे राजस्थान में प्रभावी आंदोलन खड़ा किया, और इन पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने निर्भीकता के साथ में जब उस आंदोलन के साथ में खड़े रहना स्वीकार किया। दबाव बढ़ा, जांच 2 कदम चली है, अभी तक केवल 2 कदम। पहले कदम में बाबूलाल कटारा जेल गया कि नहीं गया? पहली बार राजेश में ऐसा हुआ कि आरपीएससी का सर्विंग मेंबर जेल के सिक्चों के पीछे पहुंच गया। और जांच दूसरे कदम आगे बढ़े, ये कहते गए नेता सम्मिलित नहीं है। इनकी सरकार का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त रहा हुआ आदमी जेल गया कि नहीं गया? 15 लाख रुपए में पेपर बेचते हुए जेल गया कि नहीं गया? युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले को हम राजस्थान के में सरकार में रहने दे सकते हैं क्या? और उसके आगे बढ़कर के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। ईडी की जांच जब से प्रारंभ हुई है, ये मुख्यमंत्री रोज कहते थे ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। अब पूछो इनको कि ईडी आई और सोना निकल रहा है, अब आप क्या जवाब देने वाले हो? अलमारियों से किलोग्राम के किलोग्राम सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार में कीर्तिमान तो बनाया ही, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में भी देश में पहला प्रदेश अगर कोई 1 नंबर का बना है तो वो राजस्थान बना। इसी तरह के हालात हमारे परबतसर में। एक दिन मैं इस रोड से जा रहा था, मान सिंह साहब मिले, रोड पर खड़े थे। मैंने पूछा मान सिंह जी यहां सड़क पर क्यों खड़े हो? तो कहा कि साहब यहां पर सड़क बन रही है, हम गुणवत्ता देखने के लिए आए। मुझे कहा एक बार जोर उपक ने एडी ठपकारो, एडी ठपकारी तो लेवड़ो तो वोट बारे आएगी। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार को जो है वो राजस्थान में सरकार में रहने देना है क्या? उसको उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? ये जो राजस्थान की नकारा निकम्मा सरकार है, उसको भगाने के लिए हम परिवर्तन की यात्रा लेकर के निकले। लेकिन इतना सभी अगर होता तो शायद राजस्थान के लोगों के मन में वो आक्रोश न होता। जो तुष्टीकरण का पाप इन्होंने किया है, उसके कारण से आज राजस्थान के 8 करोड़ लोग जो हैं, राजस्थान के 8 करोड़ लोग उसके कारण से गुस्से में, आक्रोश में। इस सरकार ने बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, करौली में दंगा हुआ,
भगवान राम जी का जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, उस पर पत्थर फेंके गए, उस पर तेजाब के एसिड के बम फेंके गए, पेट्रोल के बम फेंके गए, और उसके ऊपर पथराव करने के बाद में जब लोग तितर बितर हुए, दुकानों को आग लगाई गई, लूटा गया, मोटरसाइकिलें तोड़ी गई, कारें तोड़ी गई, कारों को आग लगाई गई। लेकिन सरकार ने मुकदमा दर्ज करने में तुष्टिकरण किया, जांच में तुष्टिकरण किया, गिरफ्तारी में तुष्टिकरण किया, जमानत में तुष्टिकरण किया, मुआवजे में तुष्टिकरण किया। उसका फायदा जो है सिला ये मिला कि भीलवाड़ा में जाकर के दंगा हुआ। मैंने अभी सिरोही में इस बात पर भाषण दिया, मुझे ऊपर सिरोही में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने जो है भावनाएं भड़काने का काम किया। मैं सत्य बोलता हूं, उससे अगर किसी की भावनाएं भड़की है तो मैं भड़काने का दोषी हूं, और 1000 बार ये सत्य जो है राजस्थान की जनता के सामने करूंगा। भीलवाड़ा में दंगा हुआ, दोबारा भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, और जब इन दंगाइयों के साथ में तुष्टिकरण सरकार ने किया, इनको मक्खन लगा हुआ हाथ फेरने का काम किया, उसका सिला यह मिला कि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गर्दन काट करके धड़ से अलग कर दी गई। और फिर इस राजस्थान में नारे लगे, उन नारों को लेकर के राजस्थान का बच्चा बच्चा आक्रोशित हुआ। यह तुष्टिकरण की सरकार, एक तरफ मोदी जी की सरकार भगवान राम का मंदिर बनवाती है, ये राम दरबार को क्रेन लगा करके ढहाने का पाप करते हैं। एक तरफ मोदी जी की सरकार काशी विश्वनाथ में जाकर के मंदिर का पुनरुद्धार करती है, कॉरिडोर बनाती है, उज्जैन में महाकाल लोक बनाती है, केदारनाथ में केदार बाबा का मंदिर का पूरा परिसर का पुनर्निर्माण करती है। और ये अशोक गहलोत सरकार 400 साल पुराने शिव मंदिर को अलवर में तोड़ करके उसके शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करने का पाप करती है। ऐसी पापी सरकार को हम सरकार में रहने दे सकते हैं क्या? पूछना चाहता हूं, रहने दे सकते हैं क्या? और इससे आगे बढ़ करके भी एक कवि कहता है कि कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर के जाति नहीं होती। अब की बार इन्होंने हमारे धर्म को ललकारने का पाप किया। ये जो संगठन बना है घमंडिया अलायंस, देश में ऐसे सारे लोग जो मोदी को हटाना चाहते हैं, और देश के बाहर ऐसी सारी ताकतें जो मोदी के नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, वो सारे एक हो गए। एक दारू का घोटालेबाज है, एक जमीन का घोटालेबाज है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं भाई साहब, 10 बजने में, आप चिंता मत करो। एक दारू का घोटालेबाज है, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 बजते ही, आप चिंता मत करो। एक दारू का घोटालेबाज, एक जमीन का घोटालेबाज, एक चारे का घोटालेबाज, एक नौकरी का घोटालेबाज। ये सारे के सारे घोटालेबाज जिन्होंने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया, वो अब एक साथ इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि मोदी को भगाओ। मोदी कहता है देश को आगे बढ़ाओ, ये कहते हैं मोदी को हराओ। आप मोदी को हारने दोगे क्या? आप मोदी को हारने दे सकते हो क्या? इस घमंडिया संगठन ने अब एक नया राग छेड़ा है। इस घमंडिया संगठन के एक सबसे ताकतवर नेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन। वो ये कहता है कि सनातन जो है ये कैंसर के जैसा, डेंगू के जैसा, मलेरिया के जैसा और एड्स के जैसी बीमारी है। इस सनातन धर्म को जल्दी से खत्म करना चाहिए। ये खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये खड़गे साहब कहते हैं कि सनातन मजबूत, अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस सनातन को कमजोर करना है। खड़गे साहब का बेटा कहता है, प्रियांक खड़गे जो मंत्री है कर्नाटक में, कि ये सनातन जल्दी से जल्दी कमजोर होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। चिदंबरम साहब कांग्रेस के बड़े नेता, देश के बड़े वकील, देश के गृह मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, देश के विदेश मंत्री रहे, उनका बेटा जो एमपी है वो कहता है कि ये बिल्कुल सही बात है, सनातन समाप्त होना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस सनातन को हमारे पूर्वजों ने अपने माथे दे देकर, जिन माओं ने अपने बेटों को जो है कुर्बान करके, जिन पत्नियों ने अपने सुहाग को कुर्बान करके, जिन बहनों ने अपने भाई, अपने राखी को कुर्बान करके, जिस सनातन को हजार साल तक जिंदा रखा, क्या हमारा डीएनए इतना कमजोर हो गया है कि हम उस सनातन को मरने देंगे, समाप्त करने देंगे? मैं पूछना देता हूं, करने देंगे क्या?
इस सनातन को मिटाने के लिए 2000 साल में कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, कितनी तरह के आक्रांत आए, वो हमको नहीं मिटा सके। जो गौरी नहीं कर सके, खिलजी नहीं कर सके, जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सके, मोहम्मद गौरी नहीं से कर सके, औरंगजेब नहीं कर सके, वो इनको करने दोगे क्या? इनको करने दे सकते हो क्या? जिसने हमारे धर्म पर चोट की है और चोट पहुंचाई है, उसका हिसाब किताब पूरी तरह से बराबर करना है कि नहीं करना है? उसको करने का जो है वो पहला मौका। पुराने जमाने में लड़ाई होती थी तो सेना में हरावल के दस्ते में कौन रहेगा, सबसे आगे कौन रहेगा, इसको लेकर के एक कंपटीशन होता। अब की बार ये सौभाग्यपूर्ण अवसर जो है हम राजस्थान के लोगों को मिला है। 2024 के चुनाव में मोदी जी की सरकार जब बनने के लिए, तीसरी बार बनाने के लिए चुनाव होगा, तो पूरा देश जो है इन सनातन का विरोध करने वालों के विरुद्ध मतदान करेगा। लेकिन उसका सेमीफाइनल और पहला सेमीफाइनल खेलने का सौभाग्य हम राजस्थान के लोगों को मिला है। इस विधानसभा के चुनाव में, इस सेमीफाइनल में इनको जवाब देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इन किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इस दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इस महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो कि नहीं चाहते? वो राजस्थान जिसकी पहचान पन्नाधाय से थी, गौराधाय से थी, कर्माबाई के खींच से थी, रानाबाई के खींच से थी, जिस पर राजस्थान की पहचान रानी पद्मावती के जौहर से थी, रानी रंगादे के जौहर से थी, उस राजस्थान के मुंह पर कालिक पोत करके उस राजस्थान को देश की बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इस सरकार ने किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया? ऐसी कलमुई सरकार को हम सत्ता में रहने दे सकते हैं क्या? उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? हर एक उस मां, हर एक उस बेटी, हर एक इस बहन जिन 2 लाख महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार हुआ है, जिन हजारों महिलाओं के साथ में दरिंदगी हुई है, वो 19 बेटियां, वो 19 बहनें जिनके साथ में प्रतिदिन इस राजस्थान में दरिंदगी होती है, बलात्कार की घटना होती है, उस हर एक बहन के, हर एक बेटी के आंसू का हिसाब किताब करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि नहीं है? कौन करेगा उसका हिसाब किताब? जो हिसाब किताब करना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाएं, भुजाओं को ताने, मुट्ठी बंद करें और संकल्प करें कि इस आतताई सरकार को, इस महिला, किसान और दलित विरोधी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने तक न रुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न बटेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न टूटेंगे। और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गजेंद्र सिंह जी ऑडिट जिला अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूंगा आए हुए सभी का